नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज के समय का सबसे बड़ा और चिंतनीय विषय है विवाह हेतु मेलापक। आपको मेरी यह बात बड़ी विचित्र और हास्यास्पद लगेगी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र स्वेच्छा से किसी को भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। इस विषय में उसके कुछ बड़े कठोर निर्देश हैं जिनका पालन न करने वाले दंपत्ति का दाम्पत्य जीवन दुर्भाग्य से बुरी तरह छिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा अधिकांश भारतीय फलित शास्त्रियों की दृढ़ मान्यता और विश्वास है। इस विषय पर मेरे एक मित्र का प्रश्न आया कि आप क्यों गुण मिलान विवाह हेतु नहीं करते, जबकि आज के समय में अधिकांशतः विवाह बिना गुण मिलान के नहीं हो रहे हैं। उन्हें उत्तर तो दिया। गुरु की आज्ञा थी कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक कदम उठाऊं और कार्य करूं। गुरु का निर्देश मिला है तो कार्य करने उतरा हूं। आप लोगों का आशीष आशीर्वाद बना रहे, इसी प्रेरणा को मन में ठानते हुए कार्य कर रहा हूं। आज के समय में हम सभी एक चीज को देखते हैं कि गुण मिलान के बिना विवाह संभव ही नहीं है, और कुछ समय में ही जो गुण मिलान से अधिकांशतः विवाह हो रहे हैं उनमें संबंध बहुत खराब हो रहे हैं और न्यायालयों में डिवोर्स की बहुत लंबी पंक्तियां हैं। आज के अधिकांश तथाकथित ज्योतिषाचार्य केवल और केवल गुण मिलान ही करते हैं और केवल ही एक ही विषय पर दृष्टिकोण लगाए रहते हैं कि वर्ग और कन्या के जन्मजात गुणों का मिलान, कितने गुण मिले। दूसरा मुख्य कार्य, मांगलिक दोष क्या मांगलिक हैं या नहीं, कुंडली में गण नाड़ी दोष षडाष्टक ठीक है या नहीं, इसका परिहार संभव है क्या, इनका विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि पूर्व संपन्न होगा या नहीं होगा। ये बातें अगर गुण मिलान से हैं तो नितांत भ्रम की स्थिति आपके सामने है, क्योंकि विफलित ज्योतिष की प्रत्येक शाखा उपशाखा भारी अंतर्विरोधों से भरी हुई है। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी आप लेखक देखिए, आचार्य मुनि ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रंथ जैसे संहिता ग्रंथ हैं, जातक शास्त्र हैं, मुहूर्त शास्त्र हैं या अन्य ज्योतिष साहित्य जो भी हैं को पढ़ते हुए प्रत्येक साधारण व्यक्ति को भी कदम कदम पर इतने स्पष्ट अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ता है, इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मिलान की ये पद्धति भी ऐसे ही विरोधों से भरी हुई है। इस विषय पर ग्रंथकारों में तो मतभेद है ही, बल्कि स्थानों और प्रांतीय वेदताओं के अनुसार भी कुंडली मेलापकों में भारी मतभेद देखने को मिलता है। कई बार तो आप ये भी पाएंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में या अन्य प्रांतों के मेलापक में भिन्नता इस प्रकार की है कि सुधीजन और यहाँ तक कि देवज्य भी उसमें उलझ जाएगा, क्योंकि विभिन्नता और विरोधाभास बहुत बड़ा हो जाने से वो स्वयं भी और आप भी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे कि उत्तर भारत में ज्योतिषाचार्य वैवाहिक स्थिति के लिए समृद्धि, सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख देखने हेतु सप्तम भाव को प्रमुखता देते हैं, जबकि दक्षिण भारत में दाम्पत्य सुख के लिए द्वितीय भाव को अत्यंत प्रमुखता दी गई है।
इसी कारण से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्योतिष ग्रंथों में भी यह अंतर स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होता है। हम सभी देखते हैं कि उत्तर में मांगलिक के लिए प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भावों में मंगल की उपस्थिति होने पर मांगलिक योग या दोष कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इन भावों के अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य रूपेण द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसे कुज दोष यानी मांगलिक दोष कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मांगलिक योग भी बोल रहा हूं और दोष भी बोल रहा हूं। इसका भी विस्तार पूर्वक आपके सामने विषय को रखने का प्रयास करूंगा। आगे चलकर प्रयास रहेगा कि ये वीडियो भी बनाया जाए। हमारे यहाँ जितने भी उपलब्ध जो संहिता ग्रंथ हैं, मुहूर्त ग्रंथ हैं, इन सब में वर कन्या के दाम्पत्य संबंध में केवल और केवल वर्ण, कूट, नाड़ी आदि का ही विचार करने के लिए लिखा गया है। इन जातक संहिताओं में ही कूटों के कुफल और उन कुफलों के उपायों के विषय में बताया गया है। 16वीं शताब्दी के ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि और मुहूर्त मार्तंड जैसे मूल मुहूर्त ग्रंथों में भी मेलापक के विषय में केवल अष्टकूटों का वर्णन है। वर्तमान समय में विवाह योग्य कन्या एवं वर का मिलापक किसी भी प्रकार से शास्त्र के अनुसार ना होकर केवल और केवल गुण मिलान पर ही रह गया है, जिसके दुष्परिणाम आप सबके सामने हैं। हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका एकमात्र विषय वर कन्या के सफल विवाह से संबंध को ज्योतिष के धारणाओं के आधार पर बताना ही है। इस ग्रंथ में कहीं से कहीं तक जन्मकालिक ग्रहजन्य स्थिति के आधार पर कहीं से कहीं तक दाम्पत्य जीवन की सफलता का कोई वर्णन ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार लगभग 600 वर्षाधिक पूर्व सुप्रसिद्ध मुहूर्त ग्रंथ शीर्घबोध के लेखक काशीनाथ जी भी मेलापक में अष्टकूटों के अलावा अन्य किसी विषय को नहीं लेते हैं, जबकि बृहज्जातक जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया और उसके समकालीन कुछ ग्रंथ निर्माणकर्ताओं ने दाम्पत्य जीवन को शुभ अशुभ बनाने वाली ग्रह स्थिति, योग आदि का जो सुविस्तृत शास्त्रीय फलित विवरण अवश्य दिया है, लेकिन वर वधु की ग्रह स्थिति के मिलान से उनका संबंध उन्होंने कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया। फिर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि फिर एक बार हम चलते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक ग्रंथ और आया, जातक पारिजात, जिसकी रचना देवज्य वैद्यनाथ जी ने की। उन्होंने भी वर वधु को ग्रह स्थितियों के आधार पर मिलान से दाम्पत्य जीवन को सुख विहीन करने वाले कुयोगों के कुफलों की निवृत्ति की बात केवल और केवल एक श्लोक में कहकर छोड़ दी है। इस कारण से शास्त्रों में मतभेद और विषयांतर होने से ज्योतिष जैसे क्लिष्ट विषय में अनुभवहीन तथा कथित ज्योतिषी हानि ही करते हैं, और इस कारण वो केवल गुण मिलान तक ही सीमित है। अतः ज्योतिष अत्यंत क्लिष्ट और निरंतर साधना का विषय है। इस कारण उसमें जब भी किसी देवज्ञ से परामर्श लें तो समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने को कहें, वरना गुण मिलान तो आपके फ़ोन में भी उपलब्ध कोई भी ज्योतिषी ऐप कर देगी। वैदिक साहित्य तथा स्मृतियों में भी वर वधु के चयन में उनकी जन्मकालिक ग्रह स्थिति, नक्षत्र, राशि के विचार का निर्देश नहीं है। विवाह संबंध के लिए वर कन्या के केवल स्वास्थ्य, सौंदर्य, शिक्षा, सद्वंश, प्रवर, गोत्र आदि का ही वह विचारणीय विषय लिखा है। कभी आप वेद उठाकर पढ़िए, पुराण भी पढ़िए,
और संस्कृत के सुंदर महाकाव्य भी पढ़िए। जो भी आपको इस प्रकार के ग्रंथ मिलेंगे और जो उनमें उपाख्यान हैं, उनमें हमें जो भी देखने को मिलता है, उनमें भी स्त्री एवं पुरुष के दाम्पत्य बंधन में बंधने का मुख्य कारण उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही बताया गया है। उनके जन्मकालिक नक्षत्र, राशियों या ग्रह स्थितियों का कोई नियंत्रण उनके प्रणय विवाह पर नहीं दिखाई पड़ता। आप रामायण भी पढ़ लीजिए, आप महाभारत भी पढ़ लीजिए, आप योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र भी पढ़ लीजिए, आप अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ लीजिए, पढ़िए और देखिए कि कहाँ वर्णन है इन चीज़ों का। आप महर्षि याज्ञवल्क्य जी द्वारा प्रणीत याज्ञवल्क्य स्मृति भी पढ़िए। आप देखेंगे स्वयं ही कि मिलान हेतु हमें क्या उसमें स्पष्ट निर्देश मिलते हैं या नहीं मिलते। जो मैं अब तक अपने 25 वर्ष में ज्योतिष पढ़ पाया या सीख पाया, उसके आधार पर जो मेरा अनुभव है, बहुत छोटा सा अनुभव है, मैं आपके सामने केवल यही प्रयास करूंगा कि इन विषयों को अवश्य देखिए। जब आप किसी कन्या या किसी वर के विवाह हेतु निकलते हैं या सोचते हैं, पहला विषय है सर्वप्रथम वर और कन्या का परिवार कुटुंब समान हो। कैसे समान हो? वैचारिक रूप से भी समान हो। वो किसी मत संप्रदाय को अगर मानते हैं तो उसके अनुरूप दोनों के मत संप्रदाय मिलने चाहिए। रीति रिवाज का अगर परंपरा में एक रूपता नहीं है तब समस्याएं होंगी, तो इसलिए एक रूपताएं होनी चाहिए। दोनों की शैक्षणिक योग्यता, दोनों का व्यावसायिक स्तर, दोनों का स्वास्थ्य, कोई आनुवांशिक रोग, कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जो वैवाहिक जीवन को बाधित करे। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो बहुत मुख्य है। तब चौथे नंबर पर कूट और कुंडली का विश्लेषण, और मुख्य रूप से कुंडली का विश्लेषण हो। कुंडली का विश्लेषण इसलिए होना चाहिए कि किसी की आयु तो कम नहीं, संतान इत्यादि दोष तो नहीं, या कोई ऐसा दोष ग्रहों द्वारा परिलक्षित न हो जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबका दिन मंगलमय हो, सुंदर हो, अच्छा हो। धन्यवाद। नमस्ते।